सभी सखियों और सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। और रेणु जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार संगीता, और सभी श्रोताओं को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। जी 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 जी। तो जी नमस्कार आज नमस्कार सबने कबूल कर लिया। बिल्कुल कबूल कर लिया जी क्योंकि भाई आज हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ खिलाने वाले हैं, तो सिखाने वाले हैं, उसके बाद आप सीखेंगे, फिर बनाएंगे आप। हाँ, तो जाहिर है कि नमस्कार से फिर हम पहुंचेंगे पेट तक रसोई घर के माध्यम से, है जी। ना। और बात करेंगे आज बुजुर्गों की देखभाल की, हाँ क्योंकि सबकी तो हम देखभाल करते हैं और साथ ही साथ बुजुर्गों की भी देखभाल करनी है, जी थोड़ी हाँ, ज्यादा करनी है। बिल्कुल ज़्यादा करनी है, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। वहीं जब समाज में हम जब रहते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि बाकी चीज़ों की बचत की जाती है, वैसे ही कागज़ की बचत क्यों ज़रूरी है और किस तरह से की जा सकती है, इस पर भी हम गौर करेंगे, है ना। जी। और आज बात करेंगे वीरांगना महारानी जिंद कौर की। जी हाँ, महारानी जिंद कौर सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी महारानी थी ये। इनका जन्म 1817 में हुआ। उस समय सोचो कितना मुश्किल था, लेकिन फिर भी इन्होंने हाँ वो कारनामे किए कि क्या बात है। महारानी अपनी सूझबूझ, शासन संचालन की अद्वितीय शैली, उसके साथ साथ सौंदर्य, ऊर्जा और समर्पण के लिए जानी जाती थी। इसलिए तो लोग इन्हें उन्हें रानी जिंदा भी कहते हैं। जी। और 18वीं सदी में भारत के कई भागों में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और दबदबा था, जिसे महारानी जिंद कौर भी भली भांति जानती थीं कि किस तरह से राज्य का संचालन किया जा रहा है। महारानी जिंद कौर ने महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अपने 5 वर्ष के पुत्र दिलीप सिंह को पंजाब की गद्दी पर आसीन करा और बतौर संरक्षिका शासन का कार्यभार देख रही थी वो। उनकी नीतियां और उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण ने उनकी ख्याति इतनी बढ़ा दी कि अंग्रेज भी उनसे खौफ खाने लगे और उन्हें पंजाब का मैसलिना कहते थे, जिनके विद्रोह को दबाना लगभग असंभव सा था। जी। और रानी जिंद के पुत्र दिलीप सिंह 1843 में महाराजा बने। रानी ने शासन की बागडोर अपने हाथ में लेते हुए पंजाब सूबे और इससे सटे सभी अधीनस्थ क्षेत्रों में प्रजा को संरक्षण, अच्छी सुविधा और न्याय संगत नीतियों से नवाजा। लेकिन उनके राज दरबार में ही कुछ ऐसे लोग भी थे जो पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे थे। कुछ अंग्रेजों से जा मिले, जिसे 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध छिड़ गया। 1846 में लाहौर संधि हुई और युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों की नज़र रानी जिंद पर लगातार बनी रही और 1848 में उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के संदेह में लाहौर से हटा दिया गया। सिख महारानी ने फिर भी हार नहीं मानी और 1949 में द्वितीय आंग्ल आंग्ल सिख युद्ध जो छिड़ा, जिसमें एक बार फिर सिखों की हार हुई और इसके पश्चात दिलीप सिंह को अपदस्थ कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर का शासन अपने हाथ में ले लिया। महारानी को पहले शेखपुरा में नज़रबंद रखा गया, फिर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में चुनार के किले में कैद कर लिया गया था। जी। न सिर्फ कैद किया गया बल्कि पुत्र दिलीप सिंह से उन्हें जुदा कर दिया गया था और उनकी पेंशन भी बेहद कम कर दी गई थी। दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया। इधर महारानी जिंद अपने पुत्र की तलाश करने और अंग्रेजों की कैद से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। एक दिन वो भेष बदलकर चुनार के किले से निकल गईं और बेहद कठिनाइयों का सामना करती हुई नेपाल पहुंच गईं। नेपाल में वो सम्मानपूर्वक कुछ समय तक रहीं। इस बीच उन्हें अंग्रेज तलाश करते रहे। भाई उनके लिए भी तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि उन्होंने वेश बदला और निकल नहीं उनके चंगुल से। तलाश कर रहे थे, लेकिन नेपाल में रहकर भी खुफिया तरीके से वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपनी मुहिम चलाती रहीं और उनकी नज़र 1857 के विद्रोह पर बहुत पैनी थी। इधर दिलीप सिंह लंदन में अपनी माता को पत्र लिखते रहे और जिंदा कौर भी अपने बेटे से मिलने को तरसती रहीं। फिर 1861 में महारानी जिंद कौर अपने बेटे से मिलने इंग्लैंड गईं, मुलाकात की और फिर बस यहीं 1 अगस्त 1863 में मात्र 46 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। जी। और उसके बाद कोशिश ये होने लगी कि उन्हें लाहौर ले जाया जाए, क्योंकि उस समय अविभाजित भारत था। तो लेकिन इसकी जो कहते परमिशन, जो आज्ञा नहीं दी गई, तो उसके बाद फिर इन्हें यहाँ नासिक लाया गया और फिर इनका जो संस्कार था वो किया गया। तो एक बहुत बड़ी सी चीज़ समझ में आती है कि छोटी छोटी सी उम्र में कितना देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कितना लोगों के अंदर ये रहता था कि कुर्बानी देश के लिए करनी है। जी। और बहुत कुछ करके दिखा भी दिया। हाँ। और अब कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक गीत।
हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब। सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से, न तुम अब अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। चला चल, जो दूरी से कहीं रह गए, अब उन्हें मत बुलाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। जी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अब कोई अजनबी तो नहीं रह गया, क्योंकि हमारे श्रोता अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं और हमारे कार्यक्रम से जुड़े भी रहते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि बुजुर्गों की देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मेरी सासू जी की उम्र 85 वर्ष है। समय समय पर डॉक्टर को दिखाना, समय पर दवाइयाँ देना, खाना नाश्ता सबका समय निर्धारित होता है। उनके कमरे की सफाई का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा ठंड के समय पर उनका ध्यान रखना होता है। उस समय स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होता है। कमरे में बराबर हीटर का उपयोग होता रहता है और जिससे ठंड से बची रहें। ऐसे ही कई तरह से बुजुर्गों की देखभाल करनी होती है। और आजकल तो गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में भी इन्होंने तो वैसे ठंड के बारे में लिखा, लेकिन गर्मी के मौसम में भी बहुत करना पड़ता है देखभाल। और हमारे एक और श्रोता हैं रंजी, लिखते हैं कि जहाँ तक बुजुर्गों की देखभाल करने की बात है, तो सबसे पहले अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, अगर उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। उनको अकेला नहीं छोड़ें, उनके साथ समय बिताएं और उनके खान पान का पूरा ध्यान रखा जाए और समय समय पर खाना दें। अगर वो चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो व्यायाम और योग घर पर ही कराया जाना चाहिए। धीरे धीरे असमर्थता तो होती जाती है। हाँ, लेकिन संगीता ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके साथ समय बिताएं। जब हम उनके साथ बैठेंगे तभी हमें उनकी तकलीफ का अंदाजा लगेगा। क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब हमारी उम्र बढ़ती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो वो अपनी बहुत सारी तकलीफों को छुपाते भी हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, ऐसा ना हो कि परिवार के सदस्यों को दिक्कत हो, कहाँ से समय निकालेंगे, सब लोग तो इतने व्यस्त हैं। तो आप उनको एहसास कराएं कम से कम कि नहीं, आपके लिए हमारे पास बहुत वक्त है, तो आप अपनी तकलीफें बताइए और हम आपको लेकर चलेंगे। और जब तक आप बैठेंगे नहीं, तो भाई सब चीज़ का प्रमाण देना पड़ता है ना। जब आप बैठेंगे तब उन्हें समझ में आ गया कि अच्छा हाँ, हमारे लिए इनके पास समय है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना जी। और एक विश्वास भी जगता है ना रेणु जी, कि अगर थोड़ी देर हम बैठते हैं बुजुर्गों के साथ में, थोड़ा बच्चे भी उनके साथ में रहे, क्योंकि आजकल अब समय ऐसा हो गया है कि सब ज्यादातर मोबाइल की दुनिया में एक वो अलग सी ही दुनिया बन गई है। बिल्कुल सही कहा तुमने। जी, तो उनके पास अगर थोड़ी देर बैठेंगे तो एक उनके अंदर भी एक विश्वास जगता है कि भाई लोग हैं तो सही, नहीं तो वो भी समझते रहते हैं कि आखिर ये इतनी देर से, क्योंकि इसमें कोई समय तो कुछ पता नहीं चलता कि 1 घंटा चला जाए, 2 घंटा चला जाए, तो रुके रहते हैं कि भाई शायद कोई जरूरी काम कर रहे होंगे, शायद आप थोड़ा सा बोलेंगे, कार्यालय का काम होगा, कुछ हो सकता है कि व्यवसाय का काम हो, कुछ कहीं पेमेंट कर रहे हो, तो वो नहीं बोलते। तो बिल्कुल सही बात है, उन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा कि आपके लिए हमारे पास बहुत समय है। और बात होती है कि अगर हम समय गुजारेंगे तो संगीता, ऐसा नहीं लगता कि उनकी
कुछ प्रतिशत बीमारियां तो इसी से खत्म हो जाएंगी, है ना? जी बिल्कुल। हमारे साथी ने भी बहुत अच्छा लिखा है कि बुजुर्गों की देखभाल पर बातें होने वाली हैं। हम दोनों पति पत्नी भी बुजुर्ग हैं और हमारी बहू बेटियां हमारी देखभाल खूब अच्छी तरह से रखती हैं। जितना हो सके उतना उनके काम में हम भी थोड़ा हाथ बटाते रहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा मन भी लगा रहेगा। इसके उपरांत हम दोनों भी एक दूसरे की देखभाल रखते हैं। जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो पति पत्नी होते हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो दो पहिए की गाड़ी होती है एक तरह से, तो वो साथ साथ चलती रहे तो बहुत अच्छा है, तो ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे तो बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और भी है कि जो उनके खान पान होते हैं, जो उनकी दिनचर्या होती है, उसको एक तरह से व्यवस्थित करना होता है। देखा ये जाता है कि कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई नहीं, बुजुर्ग ये सोचने लगते हैं जबकि नहीं, हमसे तो चला नहीं जा रहा है, हम तो ये काम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी बहुत तो हिम्मत रखनी पड़ती है। और साथ साथ घर परिवार के लोग भी रहते हैं जो थोड़ा हौसला देते हैं, तो फिर उनका काम जो होता है बहुत आसान हो जाता है। हल्का फुल्का व्यायाम के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं, उनकी दिनचर्या किस तरह से ठीक रखी जाए, इस विषय में भी बता सकते हैं। संगीता, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बता सकते हैं, लेकिन बस उतना ही बताइए ताकि उनको ऐसा न लगे कि उनके ऊपर अब कोई अनुशासन कर रहा है या शासन कर रहा है या उन्हें कोई आदेश दे रहा है। क्योंकि अगर आपने 60 वर्ष की उम्र तक, 65 वर्ष की उम्र तक बहुत नियमित आपने दिनचर्या अपनी नहीं रखी है, तो अचानक से हर व्यक्ति ये चाहने लगता है कि अब आप रिटायर हो चुके हैं और अब आप घर पर हैं, तो अब आप बिल्कुल अनुशासन में रहें। तो कैसे संभव है? तो वो जैसे रहते आ रहे हैं, कुछ उनके हिसाब से ही हमें रास्ते निकालने होंगे, है ना? और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनको एडजस्ट कराने से बेहतर है कि हम उनके संग सामंजस्य स्थापित करें, न कि हम चाहें कि वो हमारे दिनचर्या के हिसाब से चलें, है ना? जी बिल्कुल। क्योंकि कोई भी चीज जो है वो उनके ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि थोप ही नहीं जानी चाहिए, कि वो बिल्कुल आराम से रहें। उन्हें ये न लगे कि भाई अब रिटायर हो गए तो अब हमारी कोई इज्जत नहीं है घर में, और सब लोग चाहता है कि हम उनके हिसाब से रहें। हाँ, तो ये तो बात उन्हें सही है। जी, उन्हें उनके हिसाब से ही रहने दे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, कई बार ये होता है कि तबीयत भी ठीक नहीं है तो भी है, तो वो बताते नहीं है, तो उनकी तकलीफों का ख्याल रखना भी अपना ही काम है कि किस तरह से उनको समय पर, अगर कुछ इस तरह की तकलीफ है तो दवा वगैरह देना या जो भी है, तो उसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और एक बात बहुत जरूरी है कि उन्हें अकेला ना छोड़ा जाए और उनका बराबर ख्याल रखा जाए। घर में अगर सब लोग कहीं जा रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करें कि कोई एक व्यक्ति उनके साथ हर वक्त रहे। और हम गीत सुनते हैं, फिर आगे और बातें करेंगे। जी जी। हल्का हल्का प्यार में हम तो खोए हैं, लेकिन आज तुम्हें भी हाँ
है दिल की तड़प का, हाल न पूछो दिल की तड़प का, हाल न पूछो, जितनी इधर है उतनी उधर है इश्क दीवाना। सितारे शौक नजारे लूट न ले सब रूप तुम्हारे, हुस्न को रखना सबसे बचा के, देखो तुम्हीं पे सबकी नजर है इश्क दीवाना, हुस्न बेघायल इश्क दीवाना, हुस्न बेघायल, दोनों तरफ एक दर्द जिगर है दिल की तड़प का, हाल न पूछो दिल की तड़प का, हाल न पूछो, जितनी इधर है उतनी उधर है इश्क दीवाना। अच्छे अच्छे गीत सुनते रहेंगे तो भी अच्छा रहेगा। हाँ, यानी कि हम अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखें, लेकिन बात फिर आती है, हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि उनके हिसाब से रखें, ना कि अगर उन्हें पिक्चर देखने का मन है तो हम ये सोचें कि नहीं भाई अब आपकी उम्र हो गई तो आप भजन कीर्तन ही करें। तो ऐसा ना करें। बिल्कुल। फिर बात है कि वो जैसे अभी तक रहते आ रहे हैं उनकी दिनचर्या को वैसा ही बना रहने दें। और इसके साथ साथ पैसे की जहाँ तक बात आती है, एक उम्र आती है और बिल्कुल आदमी जैसे लगता है कि हम आर्थिक रूप से जो अभी तक हम आत्मनिर्भर थे अब दूसरे के ऊपर हमें निर्भर होना पड़ रहा है, एक एक रुपए दो दो रुपए हमें मांगने पड़ रहे हैं। तो आप एक बार आकलन करें कि ऐसी स्थिति तो नहीं है ना। तो कुछ ऐसे इस तरह से रखें कि उन्हें ये महसूस भी ना हो कि उन्हें कोई दे रहा है ना। या ऐसा करें अगर नौकरी है तो पूरा का पूरा उन्हें सौंप दीजिए, फिर कहिए कि बच्चे की तरह कि भाई अब आप हमें दीजिए खर्चे के लिए, है ना। तो ऐसा ही अगर आदर्श स्थिति हो तो फिर तो क्या बात है कि नहीं, फिर तो कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल जी। तो एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बुजुर्गों की देखभाल युवा वर्ग का कर्तव्य है, क्योंकि कल उन्हें भी इसी तरह की देखभाल की जरूरत पड़ेगी। भारतीय समाज में पारंपरिक तरीके से हमारा यही कर्तव्य है। बुजुर्गों को चाहिए कि शुरू से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जिससे वो बिस्तर पकड़ जिंदगी के मोहताज ना हो। ये बहुत जरूरी है। तो बुजुर्गों को क्या ख्याल रखना है? हमें अभी से ख्याल रखना है, क्योंकि हम ही बुजुर्ग बनने वाले हैं, है ना। जी बिल्कुल। तो जो भी युवा है वो इस बात का ख्याल रखें कि शुरू से अगर आप अपनी सेहत के लिए सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, व्यायाम आदि करते रहेंगे, योग करते रहेंगे, तो बहुत ज्यादा आप शारीरिक रूप से अक्षम नहीं होंगे, यानी सक्षम बने रहेंगे। तो आपको आत्मनिर्भर बने रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। है कई बार देखा भी गया है कि इतनी इतनी उम्र भी होती है लेकिन इतनी बढ़िया मतलब एक्टिविटी सक्रिय रहते हैं। हाँ, बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि भाई आप पता नहीं लगा सकते कि क्या उम्र है। तो इसी तरह से स्वस्थ रहें तो बहुत अच्छा है। हमारे साथी लिखते हैं कि बुजुर्गों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान जो उम्र भर काम करता रहा, उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका शरीर थक जाता है, दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता, तब उनके बहू बेटी का कर्तव्य है कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें। जी। लेकिन भाई फिर बात आती है कि पूरी आज़ादी भी दें। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अहम बात है कि जैसे जिसके बेटे हैं तो हमारी जो परंपरा है उस हिसाब से तो जाहिर है कि वो अपने बेटे बहू के साथ रह रहे हैं, चाहे जैसी स्थिति है। बेटियों के घर जाने में अभी भी बहुत ज़्यादा एक कहना चाहिए कि एक वर्जना सी है, मानते हैं कि नहीं बेटी के घर जाकर नहीं रहेंगे। तो उस वर्जना को पहले तो संगीता हम कहेंगे तोड़ना चाहिए। उसके संग संग एक बात और है कि अगर कहीं ऐसा माता पिता के मन में है तो बेटी लोग ऐसा करें कि अपने घर में न रख कर उनको उनके घर, अपने घर के पास कहीं उनको रखें, ताकि दूर से उनकी देखभाल भी करें। लेकिन जो उनका अपना साम्राज्य है, उनका देखो क्या होता है ना कि हम स्त्रियों के लिए तो खास तौर से हमारा रसोई घर हमारा पूरा साम्राज्य है, जहां हमारा शासन चलता है ना। फिर एक उम्र के बाद जब उन्हें वहां से हटाया जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। जी। तो इस बात का ख्याल रखें कि उनका अपना रसोई घर हो, वो अपने हिसाब से उठे बैठे, और आप दूर से उनको कह सकते हैं सहायता उनकी कर सकते हैं, मदद करना जो भी कहें,
उस तरह से देखभाल की जा सकती है, अगर आपको लगता है कि आपके माता पिता ऐसा चाहते हैं। जी तो बिल्कुल। ऐसा ना कहें कि नहीं नहीं आप तो हमारे संग आके रहते ही नहीं हैं, हमारे माता पिता मान ही नहीं रहे हैं, या बेटे बहू भी। अब किसी छोटे शहर में रहने वाले माता पिता हैं और बड़े बच्चों की जहाँ नौकरी है वहाँ चाहते हैं माता पिता साथ में रहें, माता पिता नहीं जाते हैं, तो बड़ी शिकायत रहती है बच्चों को। लेकिन आप सोचिए कि क्या वजह है। ऐसा तो नहीं उन्हें लग रहा है कि हमारा ये जो पूरा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, जहाँ हम आज़ादी से रहते थे, अपने हिसाब से उठते थे, हमारे अपने दोस्त आते थे जाते थे, वो सब पे पाबंदी लग जाएगी जब हम बेटे बहू के साथ रहेंगे। तो उन्हें उनकी आज़ादी के साथ किस तरह से रखना है, इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जी जी है ना? और एक चीज और होती है कि जी। जैसे जो आजकल नई तकनीकें आ गई जी। हैं उनमें सारे लोग फंसे हुए हैं। हाँ। कहीं अगर जाना है तो फिर वो मोबाइल की जरूरत होती है, चाहे कहीं पेमेंट करना है या कुछ करना है, तो इससे भी मुझे लगता है कि वो लोग कुछ ऐसा अलग सा महसूस करते हैं कि भाई ये लोग क्या करते रहते हाँ। हैं। तो थोड़ी बहुत चीजें जो हैं जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये नहीं समझना चाहिए कि कोई आउटडेटेड है या जी। उनके समय में ये चीज नहीं थी तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो उन्हें धीरे धीरे से बताएं ताकि उनकी जो जिंदगी है वो भी थोड़ा सा एक अच्छी हो जाए बिल्कुल। और वो जब बाहर निकलें तो वो भी एक अपने मोबाइल के साथ निकलें भाई। जी। और सब्जी भाजी जो भी खरीदनी है हाँ। उसका बिल्कुल आराम से वो पेमेंट अपने भुगतान मोबाइल से करें। करें, तो बिल्कुल उनको भी सही। थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये बदलती हुई जिंदगी में हम भी कहीं ना कहीं शुमार है, फिट हम हो भी। जा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसा ना लगे कि बिल्कुल सही तुमने कहा कि आउटडेटेड हो गए हैं या हम ये सीख नहीं सकते। तो सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, तो आप उनको बाकायदा सिखाएं और फिर कहीं कहीं फिर वही वाली बात है कि आत्मनिर्भर वो बने रहें, ये बराबर इस बात का उन्हें एहसास भी दिलाएं और उन्हें बनाकर भी रखें जी। कि आप आत्मनिर्भर हैं। लेकिन हाँ, कुछ खास बीमारियां हैं उससे ग्रसित अगर हैं, आप खुद भी अगर हैं, तो देखिए इसमें उम्र की बात नहीं है, लेकिन जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अब तो कम उम्र से भी शुरू हो चुकी हैं। तो उसमें अगर कोई है आपके घर में बुजुर्ग उससे ग्रसित, तो उस हिसाब से उसकी दिनचर्या, उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखें और दवाएं आदि जो हैं उनका बराबर सेवन करवाते रहें। जी जी और नींद का भी जो उनका समय होता है वो बड़ा ही एक पाबंदी होनी चाहिए कि मतलब कई बार रात रात पर मतलब हम लोग जगते रहते हैं, लाइट्स जलती रहती हैं सब, अब उनके सोने का समय हो रहा है। हाँ। लेकिन वो बेचारे इंतजार करते रहते हैं कि भाई इतनी सारी रोशनी थोड़ी कम हो जाए, हाँ। चहल पहल थोड़ी कम हो जाए तो बस नींद आए, क्योंकि उनके समय में तो बड़ा अच्छा एक दिनचर्या होती थी। जी। तो वो उसका भी ख्याल रखना बिल्कुल चाहिए, सही नींद तुमने का। कहा। जी इतना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है। इतना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है। मेरी खामोशी सजना मेरा इकरार है, मेरा इकरार है। बालों में टाक दूंगल मैं दिल के फूल को, कर दोगी माफ क्या तुम मेरी इस भूल को। तेरे हर फूल से भी तुझसे भी प्यार है, तेरे कदमों में सैया मेरा संसार है, मेरा संसार है। इतना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है। मेरी खामोशी सजना मेरा इकरार है, मेरा इकरार है। जितना बेताब है दिल उतना मजबूर है, तुमसे मांगा है तुमको बोलो मंजूर है। दे दी है उम्र तुमको, दिल भी तुमको दिया, अब मेरा अपना क्या
तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है। मेरी खामोशी सजना मेरा इकरार है, मेरा इकरार है। जी, हमारे श्रोताओं का प्यार बिल्कुल विविध भारती से बना हुआ है और हमें एक के बाद एक मैसेजेस भी मिल रहे हैं। कार्यक्रम में ले लेते हैं रेणु जी एक छोटा सा अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे। कमेंट आए हैं बहुत सारे आ गए। हाँ, बहुत सारे आए हैं। कागज पर लिखा जाए या ऐसे ही पढ़ लिया जाए? नहीं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कागज बचा रहे हैं ना हम लोग। ऐसा जी, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज बचाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है। कागज की बचत से वनों के साथ साथ हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जल और ऊर्जा जो इसको बनाने में प्रयुक्त होते हैं वो उनकी भी बचत होती है। और इसके अलावा और भी जानकारी मिलेगी हमें इस कार्यक्रम से, ऐसा ये लिखते हैं। तो ये तो इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है कि अगर थोड़े से कागज बनाने हैं तो बहुत सारी लकड़ियों की या फिर उनकी जो छाल होती है, हाँ। कहने का मतलब है कि किसी न किसी तरह से वृक्ष की कटाई जो है वो हो ही जाती है। और कागज की जो खपत है वो इतनी ज्यादा है कि पर्यावरण को लगातार वृक्षों की कटाई से नुकसान तो होता है। तो भाई हमारी जिम्मेदारी है कहाँ कहाँ हम बचा सकते हैं, इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। तो एक बार देखें आप, जैसे अक्सर होता है कि हम जब बैंक में जाते हैं तो एटीएम मशीन से जब पैसे निकालते हैं तो अक्सर उसमें पूछा जाता है कि आपको रसीद चाहिए या नहीं। हाँ। तो हमें चाहिए नहीं चाहिए हम ध्यान नहीं देते हैं और हम हाँ दबा देते हैं कि हमें चाहिए, और उसके बाद हम उसकी रसीद ले लेते हैं और वहीं फाड़ कर फेंक देते हैं। हाँ। तो इस बात का ख्याल रखें। ऐसे ही जैसे अगर हम बैलेंस इंक्वायरी लेने जा रहे हैं, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि हमारे उसमें कितना पैसा है तो आप देख लीजिए। बहुत ज़रूरी है तो आप अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिए, या जैसे कि छोटा स्टेटमेंट हम निकालते हैं तो अक्सर हम उसको अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। तो संगीता, कितना अच्छा हो कि हम उसकी फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में रख लें। तो वो कागज़ अगर रहेगा तो इधर उधर हो सकता है, बेहतर है आपके फ़ोन में है तो आपके हाथ में है ना? जी, बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर खूब हम कागज़ व्यर्थ बर्बाद करते हैं। तो ऐसी जगह पर खास तौर से जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें ख्याल रखें और बचाएं कागज़। जी जी। और जहाँ इसकी बात है कि मतलब छोटे छोटे से कागज़ किस तरह से हम लोग बचा सकते हैं। अब देखिए, जो होटलों में या कहीं भी जब हम लोग नैपकिन की का यूज़ करते हैं तो हाथ पोंछते हैं और फिर उसको ज़्यादा ले लेते हैं। और कई जगह भी ये भी देखा जाता है कि भाई कि बहुत बर्बाद भी रखा जाता है, मतलब थोड़ा लेना है लेकिन उठा लिया 4 5 6 इस तरह से, तो फिर वो भी बर्बाद होता है। कि आप देखें कि उसकी कितनी ज़रूरत है, क्योंकि उसको भी बनाने में लोग अक्सर ऐसा समझते हैं कि शायद कागज से इनकी कुछ अलग बात होगी, लेकिन उसको भी बनाने में वही लगभग होता है। बस ये एक बात और होती है कि जैसे कभी किसी ज्यादा मुलायम तरीके के जो पल्प हमें या सेल्स होती हैं वैसे पेड़ मिलते हैं, और या तो फिर कभी जो अलग अलग तरह के कागज होते हैं उसमें अलग अलग तरह के पेड़ों का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल
सही तुमने कहा। और ये जो टिश्यू पेपर होते हैं जिनसे हम हाथ पोंछते हैं, वो चाहे एयरपोर्ट पर हो, चाहे आप कहीं रास्ते में हो, टिश्यू पेपर बाथरूम में हम इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट पेपर्स होते हैं, जी, जी। इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। इसमें ज़्यादा ऊर्जा और ईंधन लगता है, ज़्यादा पेड़ लगते हैं, और उनके प्रोसेसिंग जो होती है, प्रक्रिया जो होती है उसको अच्छा बनाने में, उसमें और ज़्यादा कह सकते हैं ना, आप सीधे पेड़ तो नहीं कट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊर्जा लग रही है, जो मशीन है वो बेहतर मशीन है, उसको और अच्छा बना रहे हैं। और अक्सर हमने देखा है कि एयरपोर्ट वगैरह में आप जब जाते हैं वॉशरूम में, तो वो एक, वही जैसे तुमने कहा, एक की ज़रूरत है, उन्होंने 3-4 धार 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 निकालते हैं और पोछा और फेंक दिया और आगे बढ़ गए। तो आप देखें कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें, है ना। और वहां तो ड्रायर लगा रहता है, बेहतर है कि आप सुखा लें हाथों को। हाँ, जी जी। तो इस तरह से कुछ अगर कोशिश करेंगे तो किया जा सकता है। वैसे कहते हैं कि जो सेल्यूलोज की अच्छी मात्रा होती है, सेल्यूलोज की अच्छी मात्रा होती है, उससे कागज बनाया जाता है, यानी जिन पेड़ों में। तो रुई से भी कई बार, लेकिन रुई वगैरह हो गई, जो कपास हो गया वो तो महंगा हो गया। तो जो कपड़े होते हैं जो बच जाते हैं, उनको किस तरह से गला करके, प्रोसेस करके, या फिर लकड़ी होती है, घास होती है, बांस भी इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल, और सबई घास विशेषकर इस्तेमाल की जाती है, एस्पार्टो होती है, और लकड़ी में स्प्रूस, चीड़, इस तरह से जो कागज होते हैं वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। बिल्कुल। और फिर वो उसमें भी कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बड़ी जटिल होती हैं, मतलब समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। बिल्कुल सही तुमने कहा। वैसे देखा जाए तो पहले लेखन का कार्य तो ताड़ पत्रों पर, ताम्र पत्रों पर होता था, शिलालेखों पर होता था, लकड़ी पर भी लिखा जाता था, बहुत जिनको कि बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता था। जी। चीन में भांग, शहतूत के पेड़ों और पेड़ की छालों से कागज पहले बनाए गए। मिस्र में कागज पेंसिल घास से बनाए जाते थे। फिर इसी तरीके से सिंधु सभ्यता के समय भारत में भी कागज का निर्माण शुरू हो गया था। भारत में कागज का पहला कारखाना कश्मीर में ऐसा माना जाता है कि 1417 से 1467 ईस्वी के मध्य लगाया गया। जी जी जी। और फिर उसके बाद जो एक अलग तरह से कहते हैं कि भाई थोड़ा सा और आधुनिकता आई मशीनों में, तो फिर 1870 में कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर जो आधुनिक तकनीक होती है, उससे जो निर्मित होता था कागज, उस तरह का कारखाना लगाया गया। और फिर अलग अलग तरह से इस्तेमाल होते हैं कागज, जो हम सोचते हैं कि भाई जो पेपर में हम लिखते हैं वही एक कागज होते हैं, लेकिन अलग तरह के कागज होते हैं, जो दफ्ती भी होती है, और बॉन्ड कागज भी होते हैं, चीनी कागज भी जिनको बोलते हैं, और एक होता है जिसपे फोटो स्टेट वगैरह का काम होता है, कुछ कचहरी के काम के लिए अलग से कागज होते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। तो कागज के लिए पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर असर और वातावरण की शुद्ध हवा पर प्रभाव पड़ता है। और जब पेड़ नहीं होते हैं या कम हो जाते हैं तो मिट्टी का क्षय भी होता है, इससे बाढ़ आदि आने की संभावना रहती है, स्खलन होता है, भूस्खलन होता है, पहाड़ गिर जाते हैं, पर्वत गिरते हैं। तो इसलिए कागज की अगर हम देखा जाए तो कुल मिलाकर बचत बहुत जरूरी है। तो जाहिर है कि उसके लिए जितना जरूरी है वो इतना ही इस्तेमाल में लाएं। हमारे साथियों ने जैसे कहा कि जो गिफ्ट रैप आते हैं उनको आप फेंकें ना, उनसे आप फूल आदि बनाकर गुलदस्ते बना सकते हैं, घर में फूल का गुलदस्ता बना सकते हैं कागज के फूलों का। तो इस तरह से सजावट में उसका प्रयोग किया जा सकता है ना। और कुछ हमारे श्रोताओं ने कॉपी किताबों के बारे में भी लिखा है कि जैसे कोई कॉपी किताब होती हैं तो वो स्कूल में हम लोग बदल देते हैं, बिल्कुल से नया ले लेते हैं। तो इसमें तो रेणु जी हम लोग ऐसा भी किया करते थे कि कोई सेशन जैसे खत्म हो रहा है, उस वक्त कुछ कॉपियां अगर हमने नई ली हैं और उनके कुछ ही पेजेस इस्तेमाल हुए हैं तो उन पेजों को हम लोग हटा देते थे और पहला पेज लेकर के दफ्ती में उसको चिपका दिया करते थे, तो वो बिल्कुल नई सी हो जाती थी। तो ऐसा भी कुछ किया जा सकता है, किया तो जा सकता है, लेकिन आजकल के बच्चों में वो बातें नहीं हैं, बिल्कुल नया सब कुछ चाहते हैं। लेकिन इस बात को हमें करना होगा फिर से। कभी कभी तो हम लोग ये भी करते थे संगीता की, जो सादे कागज अगर कम बचे हैं तो उन सबको इकट्ठा करके उनको कहते हैं बाउंड करवा लेते थे, मढ़वा लेते थे, है ना। तो एक नई कॉपी बन जाती थी। ठीक है, आप उसके लिए बहुत अच्छे अपने पढ़ाई के लिए ना इस्तेमाल करें, लेकिन रफ कागज के लिए तो उसका प्रयोग किया जा सकता है, रफ कामों के लिए। तो इस तरह से हम बहुत हद तक कागज को बचा सकते हैं। नहीं तो एकदम सफेद सफेद कागज, एक तरफ अगर आप लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ लिख कर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं दोबारा, है ना। जी जी। और साथ ही साथ जो ये होते हैं कंप्यूटर होते हैं, उसमें आजकल जो कई बार देखा गया कि किस तरह से पढ़ाई वगैरह में आजकल जो लॉकडाउन के समय हुआ था, तो जो कंप्यूटर होते हैं वो भी बड़े सहायक हो गए हैं। उसमें भी बच्चे बड़ा नोट्स एक दूसरे को भेजते रहते हैं और उससे भी पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन उससे थोड़ा आंखों पर असर होता है। हाँ, लेकिन ये जो बात है उसमें एक बात और है ना कि जो हम रोजमर्रा का अपना घर का सामान आदि जो कागज पर लिखते थे, लिस्ट बनाते थे, उससे भी तो मोबाइल में लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हैं जी, और ऐप आ गए।
हाँ? ऐप आ गए हैं, एक से एक तो कर ऐप सकते के हैं। साथ साथ नोट्स वाला जो आपका है वो बहुत आसान है। हाँ। अगर आपको देखो, हम तो सबसे आसान तरीका अपनाते हैं कि अगर याद करना है और कुछ लिस्ट बनानी है तो आप व्हाट्सअप करते जाइए। अगर आप घर में हैं, गृहिणी हैं, तो अपने पति को करते जाएं। पति अगर हैं तो पत्नी को कर दें। तो दोनों में से जिसको भी लाना है उसको करें। अगर नहीं जिसको लाना है तो आप जिसको भी करेंगे तो आपके पास भी रहेगा वो, और सामने वाले के भी पास रहेगा। हाँ। तो ये व्हाट्सएप का तरीका भी बड़ा आसान सा है। हाँ। तो तरीका आप कोई भी अपनाएं, बस किसी भी तरीके से कागज बचना चाहिए, हाँ, है ना। व्हाट्सएप का ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें तो बहानेबाजी भी नहीं चलती ना कि हाँ वो तो लिस्ट थी, वो तो घर में ही रह गई, तो हाँ। इस वजह से सामान नहीं आ पाया। और मोबाइल अगर घर पे छोड़ दिया तब हाँ, तब गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ तो नहीं होगी क्योंकि हम गीत सुनेंगे ना, तो गड़बड़ नहीं हो सकती। आपका मुस्कुराना मुझे देख कर, आपका मुस्कुराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। मुझे तुम बेगाना कह लो या के दीवाना, मगर ये दीवाना जाने दिल का फसाना, बनावट में दिल की हकीकत छुपाना। मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। ख्यालों में खोई खोई रहती हो ऐसे, मुसाफिर की चलती फिरती तस्वीर जैसे आशिकी की नजर शायराना। मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। हो मुझे देख कर आपका मुस्कुरा। ये गीत ऐसे होते हैं कि अगर सुने तो ऐसा लगता है जैसे वादियां ही पूरी मुस्कुरा रही हैं। ऐसा लगने लगता है, मन कहीं खो जाता है बिल्कुल। ज्यादा मत कहीं घूमो, वादियां मुस्कुराती रहेंगी, लेकिन जब तक पेट में कुछ नहीं जाएगा हम नहीं मुस्कुरा पाएंगे। नहीं तो वही हो भी रहा है ना। तो बस चलो कुछ बता दो, बताने से भाई भूख और लग जाती है। आज तो बहुत भूख लग रही है। लेकिन व्यंजन विधि का दिन है तो हम क्या बताने जा रहे हैं। वैसे तो हम बहुत सारी चीजों के साथ रेडी हैं, नहीं, इस समय एक ही बताना पड़ेगा एक बार में संगीता जी। हाँ। आलू के जो लच्छे होते हैं, हाँ। उनके पहले अच्छी सी उनकी टिक्की बना ली जाए। अच्छा। और उसके बाद उससे चाहे तो चाट की तरह बनाकर खा सकते हैं, और या तो फिर व्यंजन का नाम क्या है, नाम क्या है। आलू पकौड़े चाट लच्छे वाले। ओह क्या बात ऐसे। है। तो 5 बड़े आलू छील कर पानी में रखें क्योंकि वो काले हो जाते हैं, और मोटे वाले ग्रेटर से, यानी पतले वाले से नहीं, क्योंकि वो फिर खराब हो जाएंगे।
मोटे वाले ग्रेटर से उसको ग्रेट कर लें, जी। यानी कि उसके लच्छे निकाल लें। और इसके लिए थोड़े बड़े आलू लें तो बहुत अच्छा है। इसका सारा स्टार्च निकालना है अगर इसको कुरकुरा बनाना है तो, क्योंकि इसमें सफ़ेद जो रहता है उसे पानी से धोते चले जाएं अच्छे से। यानी कि कई बार इसको पानी से धोना होगा जब तक कि पानी बिल्कुल सफेद ना हो जाए, पारदर्शी ना हो जाए। हाँ, और जी। उसको तो हाथ उसके बाद से अच्छे से धीरे से निचोड़ दें या फिर किसी चलनी में डालें, और उसके बाद उनके पानी को हटा करके और उसको एक सूखे कपड़े पे बिछा दें, तो जी। जिससे थोड़ा सा जो पानी उसमें बचा रहेगा वो भी निकल जाएगा। फिर 2 से 3 हरी मिर्च पतली कटी हुई, और इसमें ज़्यादा सामान नहीं डालना है, बस थोड़ी सी हरी मिर्च अगर आप पसंद करते हैं वो डालिए, लाल मिर्च चाहिए तो वो डालिए। 1-1.5 इंच अदरक का टुकड़ा जो है उसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लीजिए। अंदाज से थोड़ा सा नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, इसे डालकर मिलाना है अच्छी तरह से। तो जब आप इसमें नमक डालेंगे तो फिर आप देखेंगे हल्का सा कहीं कहीं सा पानी पानी सा उसमें आ रहा है, तो फिर आप उसको अच्छी तरह से दबा के वो भी निकाल दीजिए। और इसके जितने आलू आपने लिए हैं, यानी कि अगर 5 आलू लिए हैं तो 5 बड़े चम्मच अरारोट इसमें डालने हैं। अच्छा। और अगर 5 आलू की जगह 4 लिए हैं तो 4 बड़े चम्मच अरारोट इसको बाइंडिंग के लिए इसमें डाल दीजिए। और फिर उसको अच्छे से मिला लीजिए। नमक वगैरह आपने पहले ही डाला है। अच्छा, इसमें बहुत सारे मसाले नहीं डालने, नहीं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। फिर तेल फिर गरम करें और इसकी टिक्कियां बनाकर धीरे धीरे से कोशिश करें कि कलछी में रख करके और उसके बाद डालें। तो इससे क्या होगा कि उसके जो लच्छे हैं वो फैलेंगे भी नहीं और आपका हाथ नहीं जलेगा उससे। धीरे धीरे से आप तेल में डालें और पहले एक तरफ से अच्छे से सिक जाने दें, फिर उसके बाद उसको पलट पलट के अच्छे से सेक लें। और फिर उसे चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो उसमें थोड़ी सी दही, उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा लेकिन, फिर उसमें थोड़ी सी दही डाल दें। मीठी चटनी अगर पसंद है तो वो डाल दें, ऊपर से हरी चटनी भी डाल सकते हैं, मतलब जैसे हम लोग चाट की तरह से पूरा सा प्रिपेयर करते हैं। हाँ, जैसे उबले हुए आलू की जब टिक्की बनाते हैं हाँ, वैसे ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, अनारदाने वगैरह भी डाल सकते हैं जिसको पसंद हो। क्या बात है। अभी उसके बाद हम कहेंगे कि वो बीट होता है यानी चुकंदर, उसकी भी बहुत पतली पतली फाइन चॉप करके वो भी 2-4 डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। कलर भी बहुत अच्छा आएगा। कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो भाई ये जो जैसे कि इसी में जो आलू के लच्छे जब बनाने की बात आती है ना, तो ये जैसे तुमने बताया कि 5 बड़े आलू लिए, उसको मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, यानी कद्दूकस कर लिया थोड़ा, यानी कि उसमें थोड़ा दम रहे। नहीं तो बिल्कुल पतले वाले से करेंगे तो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसके हलवा बन जाएगा ना। हाँ, वो तो नहीं करना है। लेकिन उसको जैसे बताया ना कि बहुत बार बार पानी से धोएंगे, जब धोने के बाद इसको सुखा के आप डीप फ्राई भी कर सकती हैं बिना इसमें डाले। टिक्की नहीं बनाएंगे, जो आलू के लच्छे जो बनते हैं वो इस तरह से ही बनते हैं। ये बताना चाह रहे थे। और उसको आप अलग से तल लें। उसके बाद आप चाहें तो अगर उसको बहुत समृद्ध बनाना है, रिच बनाना है, तो उसमें अलग से काजू तल के बना दें तो आपको कश्मीरी लच्छे जैसे बन जाएंगे। उसमें किशमिश आप डाल सकते हैं तो नमकीन बन जाएगा सूखा वाला, है ना जी। उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, शक्कर वो डाल दीजिए, थोड़ी काली मिर्च डाल दीजिए। और वो आप भी खा सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं नमक, या फिर अगर सादा भी खाना है तो व्रत में भी खा सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन उसके लिए ये खास बात है कि एक तो मोटे उससे उसको कद्दूकस करें, और दूसरा ये कि उसका स्टार्च जो जितना भी है उसको अच्छी तरह से निकाल दें, तभी ये कुरकुरे बनेंगे। तो खूब कई बार पानी से आप धो के इसको साफ कर सकते हैं और तल लें, और इस तरह से आपके नमकीन भी तैयार हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर स्टार्च नहीं निकला तो फिर तो वो तो मुलायम हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कि उबला हुआ आलू है। जी हाँ, तो ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो अब क्या बता रही हैं? वेज चीज रैप्स, ठीक है। तो इसमें हमें चाहिए 1 कप मैदा, चीज चाहिए, 3 बड़े आलू उबले मैश किए हुए, 1 प्याज खूब अच्छे से चॉप किया हुआ यानी बारीक बारीक कटा हुआ, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, और गाजर 1 ले लें, शिमला मिर्च ले लें, और जो भी सब्जी पसंद हो, पत्ता गोभी आदि भी आप डाल सकते हैं। अब 1 चम्मच नींबू का रस भी चाहिए, और चाट मसाला, हरा धनिया, 4 चम्मच फ्रेश दही चाहिए, ताज़ी दही, तेल या घी। अब क्या करना है कि मीडियम आंच पर थोड़ा वो तेल डालकर प्याज को जो आपने काटा है, जो हमने कहा था बारीक काटा है, उसे डालकर भून लें। उसमें 1 चम्मच लहसुन डाल दीजिए, फिर उसमें अदरक, थोड़ी हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालनी है, फिर उसे थोड़ा सा भून लें। फिर इसमें 1 शिमला मिर्च बारीक कटी और 1 गाजर बारीक कटा हुआ डाल लें। हल्का इसको भी भून लीजिए, पूरी अच्छी तरह से नहीं पकाना है, लेकिन हल्का भून लें। फिर थोड़ा सा जीरा पाउडर यानी भुना हुआ जीरा पाउडर जो होता है वो आधा चम्मच डाल दें। इतनी ही मिर्च पाउडर और 1 चम्मच चाट का मसाला डाल दें, जैसा भी आप चाहें, आपकी ये इच्छा के अनुसार है। फिर थोड़ा, या तो अगर आप चाट मसाला नहीं डाल रहे हैं, सादा नमक डाल रहे हैं, तो अमचूर पाउडर डाल लें। 2 छोटे चम्मच शेजवान सॉस डाल दें, और इसमें 3 उबले मैश किए जो आलू हमने रखे हैं उन्हें डाल लीजिए,
और अच्छी तरह से सब मिला लीजिए। और अच्छा तो रहेगा कि आप इसको थोड़ा भून लें। 1 छोटी चम्मच से फिर नींबू का रस डाल दें, हरा धनिया अंदाज से, और नमक सब मिलाकर भून लें। और भूनने के बाद इसको अलग रख लें, क्योंकि हम लोगों ने इसको बनाना है, लपेट के बनाना है, इसलिए अब बैटर बनाना होगा। इसके लिए जो हमने मैदा लिया 1 कप, इसमें थोड़ी सी शक्कर, अंदाज से नमक, 2 चम्मच तेल डालकर, और जो 4 चम्मच ताज़ा दही है डालकर अच्छी तरह से मिलाकर रखें। और 1 कप दूध डालकर पकौड़े के लिए हम जैसा घोल बनाते हैं वैसा घोल तैयार कर लें, या जैसे चिल्ला बनाते हैं वैसा कर लें। उससे थोड़ा पतला ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब एक नॉन स्टिक तवे में हल्का सा घी लगाकर इसको फैला लें, और जब ये गर्म हो जाए तो बैटर 1 चम्मच डाल लें, और अपने आप ही ये फैल जाएगा। इसको सेक लें, और जब ऊपर से भी ऑयल लगाकर सेक लें इसको, फिर इसके बाद उसको पलट लें, यानी कि दोनों तरफ से इसको सेक लें हल्का गोल्डन होने तक। जी। अब क्या करना है कि इन रैप्स को एक ग्रीस प्लेस पर निकाल लें, एक प्लेट पर, और अब इसको रैप बनाना है हमको। तो एक मैदे का घोल रखना है उसको चिपकाने के लिए। और बेहतर है कि जैसे हम गुजिया बनाते हैं, अगर आप गोल बनाएंगे तो उसके बाद आप गोल अगर आपने बेला है तो उसमें भर के इसको आधे हिस्से में, और उसके बाद पलट के गुजिया जैसा भी आप लपेट सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको चौकोर बनाना है या आयताकार बनाना है तो आप थोड़ा चौकोर करके उसको बेलें, काट लें चाहे तो, अगर आपको बहुत सुंदर बनाना है। और 3 तरफ से आप उसको उसमें जो आपने मैदे का घोल रखा है उसको लगा लें, और जो हमने भरावन लिया है उसको भर के इसमें चिपका लें। तो इस तरह से इसको, लेकिन फिर उसके बाद इसमें भरने के बाद इसको फिर आपको तवे पर सेकना है, पलट पलट कर अच्छे से सेक लें, क्रिस्पी हो जाएगा। फिर उसके बाद खाएं और खिलाएं चटनी के साथ। चटनी के साथ भी। हाँ। ठीक है। की अदाओं पे मर मर गए हम, क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। सारा ज़माना लिए साथ चले, जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा ज़माना लिए साथ चले, ऐसे में जीने का मजा है सनम, आँखों से तेरी मेरी बात चले, बेवफा एक निगाह देख ले देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं, तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं, सूरत तुम्हारी बड़ी खूब सही, दिल तो हमारा भी खराब नहीं, बेवफा एक निगाह देख ले देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम, क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम।
रेणु जी, अब बारी है सूजी का ढोकला बनाने की। क्या बात है, जी। वाह। और 1 कप महीन सूजी लेनी है, महीन लेनी है। हाँ, 2 तरह के आते हैं हाँ सूजी। जी, महीन तुम वाली। तो ऐसे बता रही जैसे हमें पता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमें पता है, बारीक वाली। जी, फिर? बारीक वाली लेनी है। जी। और आधा कप दही या छाछ लेना है और नमक अंदाज से। अच्छा। थोड़ी सी चीज पड़ेगी, ज्यादा नहीं पड़ती। हम्म। और फिर इसका छौंक बाद में बनाएंगे। अच्छा, है ठीक ना? है। तो इसकी विधि है पहले कि ढोकला बना लें। हाँ, सूजी, दही और उसमें हल्का नमक डाल करके उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। और एक अलग से ऐसी थाली लेनी है या ऐसा मतलब आपको बर्तन लेना है जिसमें ग्रीस कर देना है और बाद में वो जो हम लोगों ने बैटर बनाया वो उसमें डालना है। अच्छा। तो इसलिए उसको थाली को ले लें या किसी भी बर्तन को ले लें, उसको अच्छी तरह से ग्रीस करके किनारे पहले रख दें। फिर का आपको स्टीमर अगर है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कुकर या तो कढ़ाई, उसके ऊपर एक रख दें बर्तन, जैसे कि चौकोर मतलब उसमें बर्तन रखना या कोई कटोरी जैसा कुछ भी रहे, तो वो आप उसके ऊपर रखेंगे क्योंकि उसमें बैटर डालना है आपको। अच्छा। हाँ, तो एक स्टैंड भी होता है जो पानी के ऊपर आपको रखना है, और अगर स्टीमर में बना रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा इस तरह से बैटर आप बनाएं और उसके बाद इडली का जैसे बैटर बनते हैं तो इसकी हाँ, हाँ। कंसिस्टेंसी ऐसे ही रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे सूजी, दही और हल्का सा नमक डाल करके इसको फेंटना है, उसके बाद उसी ग्रीस्ड प्लेट में आपको रख देना है। और यानी उसके कि बाद उस प्लेट में पहले आप नीचे तेल लगा लीजिए। हाँ। अच्छी तरह से, फिर उसमें बैटर डाल दीजिए। घोल और डाल दीजिए। हाँ, उसके बाद आप स्टीमर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें, नहीं तो कढ़ाई में, जिसमें भी बना रहे हैं आप उसको बैटर को डाल करके उसके बाद उसको ढक कर रख दीजिए। लेकिन बैटर के ऊपर थोड़ा सा अगर लाल मिर्च हल्की सी या शिमला मिर्च छिड़क देंगे तो वो जब सुंदर ढोकला लगेगा। निकलेगा हाँ, तो हाँ। फिर वो थोड़ा सा रेड, सुंदर लगेगा। हाँ, लाल लाल सा रहेगा। लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी भी आप रख सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, सुंदर डिजाइन बन लगेगा। जाएगी जी। और उसके बाद उसको छोड़ दें थोड़ी देर तक, और उसके बाद आप यानी 20 मिनट तक छोड़ दें। फिर एक तीली लेकर के उसको चेक कर लें कि कितना हुआ या है। चाकू से आप उसमें डालेंगे, अगर उसमें चिपकता है घोल तो इसका मतलब नहीं पका है, और साफ सुथरी चाकू अगर निकल आती है तो यानी पक चुका है। बिल्कुल। और उसके बाद इसको निकाल लें, अच्छी तरह से इसका छौंक तैयार कर लें। एक बर्तन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें, थोड़ी सी राई डाल दें और थोड़ा सा सफ़ेद तिल अगर आपने रखा हुआ तो वो भी डाल दें, और थोड़ी सी हरी मिर्च लंबी लंबी काट कर डाल दें। 1/4 चम्मच हींग डाल दें और आप थोड़ा सा उसमें चीनी पाउडर डाल देंगे तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा फिर उसमें पानी डालिए, उबाल आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो है वो पानी में मिल जाएंगी, साथ में चीनी भी घुल जाएगी। और जो आपने निकाला हुआ ढोकला उसको अच्छी तरह से कट करके फिर उसके ऊपर डाल दीजिए। उसके ऊपर डाल दीजिए, और अगर आपके पास मीठी नीम की पत्ती है तो वो भी डाल देंगे तो स्वाद अलग हो जाएगा थोड़ा सा। तो इस तरह से खाएं, खिलाएं, खुश रहें। हम थोड़ा सा गाना सुना देते हैं आपको। घूंघट नहीं खोलूंगी
भाई आप कहीं भी रहें, या आप बस में सफ़र कर रहे हो या कहीं पर भी आप सफ़र कर रहे हो, आपके साथ हम हमेशा बने रहेंगे और जल्दी ही फिर मिलेंगे। लेकिन आज हम आपसे अलविदा चाहते हैं, तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली